करेक्ट, ओके। सो कल के डिस्कशन को ही आगे बढ़ाते, राइट। कल हमने क्या डिस्कस किया था? मीन फ्री पाथ। फ्री पाथ मतलब फ्री, जब तक कोलिशन नहीं होता उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? फ्री पाथ बोलते हैं। पर हमको पता है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, सुन रहे हो ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एटम्स दूसरे एटम के साथ जब टकराएगा उनके बीच का जो फ्री पाथ है वो तो वैरी करेगा, राइट, अलग अलग होगा, बिकॉज माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सारे मोशंस क्या है? कंप्लीटली रैंडम। तो इस केस में भी हमको क्या डिफाइन करना पड़ेगा? मीन फ्री पाथ डिफाइन करना है, एवरेज फ्री पाथ डिफाइन करना पड़ेगा। और हमने इसके लिए बहुत सारे एजम्पशंस लिया। पहला एजम्पशन क्या था? सारे मॉलिक्यूल्स को हमने रेस्ट में माना, सबका साइज पॉइंट कर दिया एक्सेप्ट द वन जिसको हम देख रहे थे, ठीक है ना। उस तरीके से हमने मीन फ्री पाथ तो निकाल लिया। मीन फ्री पाथ लैम्डा, उसका डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बिकॉज जितना सारा मॉलिक्यूल्स है किस में, जब वो स्फीयर मूव करता है वो क्या ट्रेस करता है? एक, सुन रहे हैं ना, सिलेंडर ट्रेस करता है। तो सिलेंडर के अंदर जितने सारे मॉलिक्यूल्स है सबके साथ जाके टकराएगा। इज दैट क्लियर? उस तरीके से हमने मीन फ्री पाथ तो निकाल लिया। अभी आ गया कॉलिशन फ्रीक्वेंसी। कॉलिशन फ्रीक्वेंसी एक बार इस डेफिनेशन पे ध्यान दो। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड, अगर ऑसिलेशंस के टर्म्स में बात करो तो। कॉलिशन फ्रीक्वेंसी क्या होगा कि 1 सेकंड में वो स्फीयर कितना बार कोलाइड करता है, करेक्ट। और इसका जो डाटा है वो हमने कल ही निकाल लिया था। हमने ये निकाला था कि ये स्फीयर अगर टी टाइम के लिए ट्रैवल करता है तो कितना बार कोलाइड करता है, जितना मॉलिक्यूल्स है उस सिलिंड्रिकल एरिया के अंदर, वॉल्यूम के अंदर। इज दैट क्लियर? पक्का? सो इन टी टाइम, बोलो रे, नंबर ऑफ कोलिशंस क्या होगा टी टाइम में? उस इमेजिन करो वो जो सिलेंडर हमने बनाया था उस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है? एक बार चलो, पाई डी स्क्वायर, है ना, पाई डी स्क्वायर इंटू लेंथ कितना था? वी बार इंटू टी, इंटू हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया? एन। इज दैट क्लियर? पक्का? श्योर? ओके। सो टी टाइम अगर इतना सारा कोलिशंस होता है 1 सेकेंड में कितना सारा कोलिशंस होगा? पाई टी स्क्वायर वी बार एन। टी से डिवाइड कर दूंगा तो टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये आ जाएगा, राइट। बट इसमें एरर है ना, बिकॉज यहाँ पर हमने बाकी सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड को 0 माना है, सबको रेस्ट में माना है। मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड वाले फैक्टर को अगर मैं इंट्रोड्यूस करूँ तो एक √2 फैक्टर आ जाएगा, याद है नहीं है? तो √2 अगर आएगा, ध्यान से बोलना, यहाँ पर √2 अगर हम डालते हैं तो किधर आएगा? मैक्सवेल के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड को अगर मैं कंसीडर करूं तो √2 एक लिखना पड़ेगा। इन दिस केस दैट इज पाई डी स्क्वायर वी बार इंटू एन। इज दैट क्लियर? इसमें तो कुछ रहा ही नहीं, कल का ही डिस्कशन है, ठीक है। ओके, पॉज करना, यहाँ सुनो। तो कोलिशन फ्रीक्वेंसी तो समझ में आ गया। मीन फ्री टाइम निकालना है। मीन फ्री टाइम क्या है? डेफिनेशन, इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन 2 consecutive collisions. चलो जनता इस तरफ, it is the average time between 2 consecutive collisions and we always know that time period is inverse of frequency, correct? frequency तो हमने निकाल के रखा है, तो time period क्या होगा? that is the inverse of frequency. ये पता है तो ये भी पता है, और inverse of frequency क्या आ जाएगा in this case? 1 by √2 pi d square v bar into n. is that clear? राइट। सो दिस इज द टाइम पीरियड, ठीक है। ये भी लिख के रखो निखिल, लिख। ओके, लिसन लिसन लिसन। देखो, ये हमारे पास एक मोनो एटॉमिक गैस है, मतलब एक एटम, राइट। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे एटम्स, हम सिर्फ एक एटम का कहानी बता रहे। इज दैट क्लियर? अच्छा, इस एटम को अगर मैं पूछूं कि तुम्हारे पास कितने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आ सकते हैं, what are the different forms of energy that this particular atom can possess? ये बोलेगा सिर्फ मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ सकता है, पोटेंशियल एनर्जी तो आएगा नहीं, बिकॉज हमने एज्यूम तो यही करके रखा है ना कि मॉलिक्यूल्स के बीच, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच या अलग अलग एटम्स के बीच कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ही नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा नहीं। बात समझ में आए? तो ये एटम बोलेगा सर देखो मैं एक्स की तरफ मूव कर सकता हूँ,
तो हमारे पास हाफ एम वी एक्स स्क्वायर एक काइनेटिक एनर्जी आएगी। मैं y की तरफ भी मूव कर सकता हूँ, हाफ एम वी वाई स्क्वायर वाला काइनेटिक एनर्जी आएगा, और मैं z की तरफ भी मूव कर सकता हूँ, हाफ एम वी जेड स्क्वायर वाला काइनेटिक एनर्जी भी आएगा, राइट। सो बिकॉज ऑफ इट्स फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वो मूव कर सकता है, x की तरफ भी मूव कर सकता है, y की तरफ भी मूव कर सकता है, z की तरफ भी मूव कर सकता है। बिकॉज ऑफ दिस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट उसके पास कितने नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी उसके पास? 3। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अलोंग x, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अलोंग y एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अलोंग z, राइट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बिकॉज ऑफ द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ये जो एनर्जी इसके पास आया है, किस लिए आया है? बिकॉज उसके पास फ्रीडम है मूव करने का, अलोंग x, अलोंग y एंड अलोंग z। तो जितने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी उसके पास आता है बिकॉज ऑफ द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, उसको हम क्या बुलाते हैं? डिग्री। क्या बोलते हैं हम उसको? डिग्री। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री क्या है? नंबर होता है ना, 2 ऊपर एक नंबर होता है, डिग्री मतलब नंबर। सो नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट दिस पर्टिकुलर सिस्टम कैन हैव। और इसके पास कितने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है? 3 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। इसको हम क्या कहेंगे? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। क्या बोलेंगे हम इसको? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम समझ में आया? बिकॉज इट हैज गॉट द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। बिकॉज ऑफ दैट फ्रीडम इट विल हैव एनर्जी। हाउ मेनी different types of energy? Kinetic energy along x, kinetic energy along y, kinetic energy along z. So इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कहेंगे? 3 कहेंगे। समझ में आया? सो इसी स्टोरी को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ, लेट्स टेक द केस ऑफ ए डाई एटॉमिक गैस। इज दैट क्लियर? डाई एटॉमिक, 2 एटम दिख रहा है, फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम, इट्स अ मॉलिक्यूल बेसिकली। 2 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया है। इज दैट क्लियर? क्या इनके बीच बॉन्ड है? डेफिनेटली बॉन्ड है। देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन देम व्हिच होल्ड्स देम टुगेदर। इज दैट क्लियर? तो बात को समझो, अगर ये तुम्हारा डायटोमिक गैस है, इट कैन मूव अलोंग x, ट्रांसलेट अलोंग x, तो एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगा। इट कैन ट्रांसलेट अलोंग y, और एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, मतलब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो चुका अब तक। इट कैन ट्रांसलेट अलोंग z, तीसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके पास आ गया। इज दैट क्लियर? लेकिन भूलो मत, सिर्फ ये जो डायटोमिक गैस है ट्रांसलेट नहीं करेगा, ये रोटेट भी कर सकता है। इट कैन ऑल्सो रोटेट। बात को समझो, राइट। बिकॉज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल के भी एक चीज़ आता है, पढ़ा था तुम लोग को, राइट। सो इन दिस केस अभी अगर मैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो, अगर वाई एक्सिस को मैं अपने एक्सिस मानूँ तो ये एटम ऐसा घूम सकता है। ट्रांसलेशनल मोशन के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके पास ऑलरेडी आ चुका था। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब 3 काइंड्स ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अभी y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और y एक्सिस के अबाउट ये एटम जो है, ये मॉलिक्यूल जो है, सॉरी, ये क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एक इसके पास आएगा बिकॉज ऑफ रोटेशन अलोंग द y एक्सिस। तो चौथा डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। अच्छा, द सेम थिंग कैन ऑल्सो रोटेट अलोंग द z एक्सिस। पंखा जैसा गोल घूम सकता है, तो उसके पास और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आया बिकॉज ऑफ रोटेशन अलोंग द z एक्सिस। कितना हो गया उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम? ट्रांसलेशन के लिए 3, 2 रोटेशन तो 5 हो गया। क्या वो x एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर सकता है? व्हाई नॉट? बिकॉज इट इज एग्जैक्टली, इसका जवाब, एग्जैक्ट जवाब ये होगा कि सर देखिए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इफ द एटम्स आर लाइंग ऑन द x एक्सिस, सुना ना तू, if the atoms are lying on the x-axis, what is the moment of inertia of this system along the x-axis? It is equal to what? 0. x-axis के about इसका moment of inertia is what? Nearly 0. ये 0 मान सकते हो। तो x-axis के about ये rotate नहीं कर सकता, इसका rotational kinetic energy क्या होगा? 0 होगा। So in this case, for a diatomic gas, what are the number of degrees of freedom? 3 translational kinetic energy, 2 rotational kinetic energy, तो कितना हो जाएगा? 5. फील आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? फिर से और एक बार, the molecules have the freedom of movement. When they move, they have energy. So what are the different forms of energy? The number of different forms of energy is called as degrees of freedom. Is that clear? The same story can also be repeated for the triatomic gas. बात को समझो। अभी ट्राइएटॉमिक है, एक बात तो पता है, x की तरफ मूव कर सकता है, y की तरफ मूव कर सकता है, z की तरफ मूव कर सकता है। मैं ट्रांसलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ऐसे ही आ जाए। लेकिन पंगा क्या है, ये इसके शेप पे डिपेंड करता है। अगर लीनियर हुआ तो ऐसा ही केस बन जाएगा। फिर अगर ये x एक्सिस है, x एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 0। y के अबाउट होगा, देयर विल बी अ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट y एक्सिस,
और z के अलॉन्ग होगा, देयर विल बी ए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग z एग्जिस्ट, लेकिन x के अलॉन्ग इफ इट इज ए ट्राई एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल तो उसके पास कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आएगा। सो ऐसे केस में CO2 के पास कितने सारे, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के पास कितने सारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, 3 ट्रांसलेशन के लिए और 2 रोटेशन के लिए। बट अगर H2O मॉलिक्यूल हुआ, इट इज ऑल्सो ट्राई एटॉमिक बट दिस इज नॉन लीनियर, राइट। ट्रांसलेशन तो होगा ही along x, the entire thing can move along x, the entire thing can move along y and the entire thing can move along z। तो 3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली आएगा। अबे रोटेशन करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी 0 किसी भी एक्सिस के अबाउट नहीं होगा। मतलब इसको अगर मैं x बोलता हूँ, इसको अगर मैं y बोलता हूँ और इसको अगर मैं अपना z बोलता हूँ, किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 नहीं आएगा। मतलब इट विल हैव रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी because of rotation along x axis, because of rotation along y axis, and also because of rotation along z axis. In this case the degrees of freedom will be equal to what, 6। तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना आएगा 3, ऑल बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन। बात को समझो, अच्छा लिख के देता हूँ, ऑल समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, फॉर अ डायटोमिक गैस इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 3 ट्रांसलेशन के लिए और 2 रोटेशन के लिए। कितना आएगा 5, 3 आएगा किसके लिए, ट्रांसलेशन, और 2 किस लिए आएगा। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, इन दिस केस इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम देखें 3 ट्रांसलेशन के लिए और 2 रोटेशन के लिए, कहानी एक ही है। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा that will be tending toward 0। Is that clear? Okay, so this is because of translation, this is because of what, rotation। इसका कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा, 3 ट्रांसलेशन के लिए 3 रोटेशन के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 3 फॉर्म्स ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, 3 फॉर्म्स ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बोलो समझ में आया नहीं यार? इज दैट क्लियर? पक्का? अच्छा फिलहाल इसको कॉपी करो और एक कंसेप्ट सिखाऊंगा तुमको। बॉस निकल। ओके फाइन, यहाँ सुनो। तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया अबाउट द डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, उसमें से देयर इज दिस ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, एंड देयर इज दिस रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बिकॉज ऑफ रोटेशन। और एक और एक वैरायटी ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। कैसे? देखो, जब टेम्परेचर किसी सिस्टम का बहुत बढ़ जाता है ना, तो स्पेशली डायटमिक या पॉलीएटमिक जो मॉलिक्यूल्स हैं, मैं सिंगल एटम का बात नहीं कर रहा, मैं पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स का बात कर रहा हूँ। पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, मल्टीपल एटम्स होते हैं, राइट, एंड दे आर बॉन्डेड विद ईच अदर, एंड इफ दे आर बॉन्डेड मतलब देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन देम व्हिच आर होल्डिंग देम टुगेदर। डू यू एग्री विद दिस? जब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है ना, व्हेन एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, ये सारे एटम्स क्या करते हैं, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन द लोकेशन। कभी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देखा है ना? हाँ, ब्लॉक को अगर खींच के छोड़ दो तो ब्लॉक क्या करता है, इसे वाइब्रेट करता है, नहीं करता? बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो बात को समझो, मैंने तुमको पहले भी सिखाया था कि अगर हमारे पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल है, उनके बीच का जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड का बिहेवियर बहुत हद तक कैसा है, स्प्रिंग जैसा है। इसी के बेसिस पे तो मैंने एक्सपांशन समझाया था, थर्मल एक्सपांशन, राइट, बहुत बार आया था ये कंसेप्ट। तो तुम इस पूरे डायटोमिक मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड है उसको तुम कैसे इमेजिन करोगे, कैसे विजुलाइज करोगे? स्प्रिंग, एग्जैक्टली राइट। अभी खुद इमेजिन करो, जब ये दोनों एटम्स वाइब्रेट करना चालू करेगा, उनके पास तो काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली आएगा, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, बट एट द सेम टाइम द स्प्रिंग बिटवीन देम इज गोइंग टू गेट compressed and elongated, which means because of this vibrational motion, one more form of energy is added to the system, that is potential energy। बात समझ में आया? मैं फिर से कहता हूँ, ये जो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ये नॉर्मल टेम्परेचर में सिग्निफिकेंट नहीं होता, बिकॉज नॉर्मल टेम्परेचर में एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है वो इतना वाइब्रेट नहीं करते। बट अगर टेम्परेचर बढ़ गया, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, आया भी है इसमें क्वेश्चन, ऑलरेडी मेंस में आया 2019 का क्वेश्चन है, समझ में आया, जिसमें ये पूछा गया कि नॉर्मल टेम्परेचर में कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल का कितना होगा, 5 होगा, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, और ये पूछा कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, वाइब्रेशन अगर सिग्निफिकेंट हो जाता है, तब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा, मतलब रेशियो पूछा था दोनों का।
इज दैट क्लियर? तो बात को समझो, अगर टेम्परेचर बढ़ गया है एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट, टू मोर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर एडेड टू द सिस्टम. One is what? Vibrational kinetic energy. This is different from rotational kinetic energy and translational kinetic energy. This energy is different. And there is this potential energy, elastic potential energy. समझ में आया? So vibrational motion के लिए और कितना degrees of freedom ऐसा हो जाएगा? और 2 degrees of freedom आ जाएगा. So at a high temperature, the same diatomic molecule which initially had 5 degrees of freedom will now have at high temperature 7 degrees of freedom. बात समझ में आया? तो ये लिख के रखना है. बेस लेके हार्मोनिक ऑसिलेटर, डरो मत. ऑसिलेटर मतलब ऑसिलेटर, हार्मोनिक अभी समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है ना? बाद में जब हम SHM पढ़ेंगे तब समझाऊंगा, ठीक है? सो इन दिस केस अगर इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखूँ 3 ट्रांसलेशन के लिए, बोलो रे, 2 रोटेशन के लिए और 2 वाइब्रेशन के लिए, राइट? दिस इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. 2 क्या होगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. और ये 2 क्या होगा? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी. समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, 19 का ही क्वेश्चन है. इज दैट क्लियर? सिंपल सा कंसेप्ट. डन.